आज की क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के बारे में पढ़ने वाले हैं। डिटेल में डिस्कशंस करेंगे और ट्राई करेंगे कि इस चैप्टर का हर एक पॉइंट को आज हम लोग मेमोराइज कर ले, अच्छे से लर्न कर ले, समझ के, ताकि इसका बार बार रिवीजन करने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि डाल्टन के एटॉमिक पोस्टुलेट से स्टार्ट कर लेते हैं, डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी से स्टार्ट कर लेते हैं। डाल्टन ने सबसे पहले एटम के बारे में बताया था और उसने ये बताया था कि हर एक मैटर क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है और इसी छोटे पार्टिकल्स का नाम डाल्टन ने एटम रखा। ठीक है, बट डाल्टन ने ये बताया कि एटम इनडिविजिबल होता है। ठीक है, और सबको ये बिलीव भी था कि डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया था, कोई प्रूवन फैक्ट नहीं था। ये सारी चीजें जो बताई थी डाल्टन ने, ये क्या था, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था। इसीलिए डाल्टन के एटॉमिक कॉन्सेप्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो उसने ये बताया कि एटम हमारा क्या है, इनडिविजिबल पार्टिकल है, यानी कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का। बट ऐसा होता नहीं है। धीरे धीरे साइंस में जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, हमें ये पता चला कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। एटम भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है और उन्हीं छोटे पार्टिकल के बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कशंस करने वाले हैं। ठीक है, इनको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। तो इन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे, फिर देखेंगे कि अलग अलग साइंटिस्ट ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या प्रपोजल दिया, कौन सा प्रपोजल सबसे एब्सोल्यूट प्रपोजल रहा, और जितने भी पास्ट में प्रपोजल्स दिए गए उसमें क्या क्या डिमेरिट्स थे, इनके बारे में भी हम लोग कॉन्टिन्यूअस इस चैप्टर में डिस्कशंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कोई भी एटम किस किस पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। तो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके हमारा एटम बना हुआ है और तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल का अलग अलग नाम है। क्या क्या नाम है, तो एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है हमारा प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। अब इसके बारे में हम लोग वन बाय वन डिटेल में समझने का ट्राई करते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन सा है, तो आपको बताना है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सीक्वेंस कुछ भी रख सकते हो, बट इस तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके हमारा एटम बना हुआ है। ठीक है, अब इन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा पार्टिकल है, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल है, बट इस पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। इसको हमेशा रिप्रेजेंट हम लोग किससे करते हैं, तो स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके ऊपर में नेगेटिव चार्ज लगाते हैं और ये नेगेटिव साइन ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन हमारा एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, प्रोटॉन और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन कैसा पार्टिकल है, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और प्रोटॉन को हम लोग स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके ऊपर में भी हम लोग प्लस साइन इसलिए लगाते हैं कि ये, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हमारा है। न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल है, तो चार्ज के बारे में बात करें तो न्यूट्रॉन के ऊपर में कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल है, तो इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके ऊपर में चूंकि कुछ भी चार्ज नहीं है तो इसके ऊपर में कुछ भी चार्ज हम लोग नहीं लगाते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन है, किसी बच्चे को याद हो जाएगा, इतना आसान है। ठीक है, हिमेश याद हो रहा है, याद कर लेना है वंस। ठीक है ना, याद करना है, आराम आराम से पढ़ेंगे, चीजें याद हो जाएगी, ध्यान लगा के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है काव्यांश, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इस वाली लाइन में हम लोगों ने सब एटॉमिक पार्टिकल के चार्ज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ पे किसके बारे में पढ़ा, चार्ज के बारे में। अब सब एटॉमिक पार्टिकल के मास के बारे में नेक्स्ट वाली लाइन में क्या है, डिटेल में डिस्कशन है। क्या कह रहा है, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1/2000 टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या है, प्रोटॉन। प्रोटॉन के मास से इलेक्ट्रॉन का मास कितना कम है, तो 1/2000 टाइम्स कम है। ठीक है, यानी कि प्रोटॉन काफी ज्यादा हैवियर है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से काफी ज्यादा हैवी है हमारा।
तो कह सकते हैं कि प्रोटॉन के कंपैरिजन में अगर इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग देखें तो नेग्लिजिबल है। द मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का जितना मास होता है उतना ही हमारे प्रोटॉन का मास होता है, क्योंकि मैंने हाइड्रोजन एटम के बारे में बताया है कि हाइड्रोजन एटम जो हमारा बना है वो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? नेग्लिजिबल है। तो हाइड्रोजन एटम का मास किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन पे डिपेंड कर रहा है। तो हाइड्रोजन एटम में अगर बोल रहा हूं तो वो क्या बता रहा हूं? प्रोटॉन के बारे में बोल रहा हूं। मास के बारे में अगर हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं और मैं बोल रहा हूं कि जो हाइड्रोजन एटम का मास मैं बोलूं या प्रोटॉन का मास बोलूं, दोनों आपस में क्या है? इक्वल ही होगा। ठीक है। So the proton is equal to the mass of hydrogen atom and is taken as one unit. The mass of neutron is equal to the mass of hydrogen atom and is taken as one unit. ठीक है। न्यूट्रॉन के भी मास को हम लोग क्या लेते हैं? 1 यूनिट लेते हैं। प्रोटॉन के भी मास को हम लोग 1 यूनिट लेते हैं। लेकिन हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को क्या लेते हैं? तो नेग्लिजिबल ले लेते हैं, कहते हैं नेग्लेक्ट कर सकते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में इसका मास क्या है? नेग्लिजिबल है, कंसिडरेबल नहीं है। ठीक है। तो पूरा का पूरा एटम का मास किस पे डिपेंड करेगा? मास ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करेगा और मास ऑफ न्यूट्रॉन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, समझ में आ गई बातें? अब है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी कैसे कैसे हुई इसके बारे में जरा पढ़ते हैं। तो 1900 में जे थॉमसन डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जे थॉमसन ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। कब बताया? तो 1900 में बताया। ठीक है, याद रहेगा सारे बच्चों को। अब इन 1886 ई गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड द न्यू रेडिएशन। एक रेडिएशंस के बारे में बताया ई गोल्डस्टीन ने। तो कैसा रेडिएशन था? तो उस रेडिएशन का नाम था कैनल रे। ठीक है। और ये कैनल रे जो था वो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल से मिलके बना था। तो कह सकते हैं कि ई गोल्डस्टीन ने सबसे पहले प्रोटॉन के बारे में बताया। ठीक है, एग्जैक्टली उन्होंने प्रोटॉन के बारे में नहीं बताया, उन्होंने कैनल रे के बारे में बताया। बट कैनल रे किससे बना था? तो प्रोटॉन से मिलके बना था। प्रोटॉन के पार्टिकल्स थे उसमें। ठीक है। These rays were positively charged and this later led to the discovery of the positively charged particle called the protons। और इसी ई गोल्डस्टीन के कैनल रे डिस्कवरी के कारण ही प्रोटॉन की डिस्कवरी हो पाई। ठीक है ना। तो प्रोटॉन के बारे में एग्जैक्टली कहोगे तो रदरफोर्ड ने बताया था प्रोटॉन के बारे में, बट ई गोल्डस्टीन ने कैनल रे के बारे में बताया था। और कैनल रे चूंकि पॉजिटिवली चार्ज होता है तो इन्हीं के इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड ने बताया कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी एटम में एग्जिस्ट करता है और इसका नाम प्रोटॉन है। समझ में आ गई बातें? तो इलेक्ट्रॉन के बारे में जे थॉमसन, ई गोल्डस्टीन ने बेसिक आइडिया बताया कैनल रे के बारे में, जिसके बाद डिस्कवरी हो पाई प्रोटॉन की। और 1932 में चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में बताया कि एटम के अंदर में एक अनचार्ज पार्टिकल भी होता है जिसको हम लोग न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे हम लोग ने डिस्कवरी के बारे में पढ़ा है। तो पूरे अगर स्लाइड्स को देखा जाए तो पूरे स्लाइड्स में सबसे पहले हम लोगों ने सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में देखा कि एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। पहला सब एटॉमिक पार्टिकल हमारा प्रोटॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तीसरा न्यूट्रॉन है। अभी हम लोग इसके लोकेशन के बारे में इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि लोकेशन के बारे में तब पता चलेगा जब स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता चलेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के बारे में जैसे जैसे हम लोग डिस्कशंस करते चलेंगे वैसे वैसे इन सब एटॉमिक पार्टिकल के लोकेशन के बारे में डिस्कशंस करेंगे। इसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? इसके चार्ज के बारे में डिस्कस किया। तो हमने बताया कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन हमारा क्या है? इलेक्ट्रिकली अनचार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल है। ठीक है, यहां पे ध्यान रखना है। ठीक, और इसके बाद हम लोग ने मास के बारे में पढ़ा। मास के बारे में क्या पढ़ा? तो कहा कि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास इक्वल है। ठीक है,
हाइड्रोजन एटम का जितना मास होता है उतना ही प्रोटॉन का मास होता है और उतना ही न्यूट्रॉन का भी मास है, बट इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के कंपैरिजन में क्या है 1/2000 टाइम्स है, नेग्लेजेबल है, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं इस कारण से। ठीक है, इसके बाद डिस्कवरी के बारे में है, तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, ठीक है 1900 में। इसके बाद ई गोल्डस्टीन ने 1886 में कैनल रे के बारे में बताया, और कैनल रे पॉजिटिव चार्ज था है, और इसी तरीके से यानी कि इस डिस्कवरी से ही हमें प्रोटॉन के बारे में पता चल पाया। ठीक है, इसके बाद क्या है, चार्डविक ने 1932 में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल के बारे में बताया कि एटम के अंदर में एक न्यूट्रल पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है, उसका नाम क्या दिया, न्यूट्रॉन दिया। ठीक है, सारे बच्चों को याद हो गया होगा। अब है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, किसी एटम का स्ट्रक्चर कैसा है इसके बारे में सबसे पहले जे थॉमसन ने बताया, प्रपोजल्स दिए, एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव नहीं हाइपोथेटिकल था, काल्पनिकता थी उसमें, कल्पनाशील होके बताया कि इस तरीके से। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे फिलोसफर्स ने बहुत सारे साइंटिफिक आइडियाज दिए, ठीक है ना, इसी तरीके से जे थॉमसन ने सोच के बताया कि हमारा एटम कैसा है। तो उन्होंने दो पोस्टुलेट दिए, दो प्रपोजल्स दिए। क्या क्या दो दो प्रपोजल्स दिए उसके बारे में देखते हैं। तो कहा कि एटम जो हमारा है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है। कैसा स्फीयर है, तो पूरा का पूरा जो स्फीयर है, पूरा का पूरा जो गोला है ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पूरे गोले पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होते हैं, इम्बेडेड होते हैं। उस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड। ठीक है, तो पहला प्रपोजल क्या था, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इन इट। ठीक है, समझ में आई बात, ये फर्स्ट प्रपोजल था। दूसरा प्रपोजल क्या था, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कहा कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है एटम में उतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, इस कारण से हमारा एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। कौन कौन से दो प्रपोजल्स दिए, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। तो पहला बताया कि एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर embedded in it। ठीक है, दूसरा प्रपोजल दिया कि द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड सो एज अ होल एटम इज ए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। हमारा कैसा पार्टिकल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर में उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो ये दो प्रपोजल जे थॉमसन ने एटम के बारे में दिए। अब इसका जो पहला प्रपोजल था कि जो हमारा एटम है ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, एम्बेडेड है, ये गलत प्रपोजल था। ठीक है, और ये जो सेकंड प्रपोजल दिया ये सेकंड प्रपोजल बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कोई पूछे कि जे थॉमसन मॉडल का क्या लिमिटेशन है, क्या ड्रॉबैक है, तो आप पहले प्रपोजल्स के बारे में लिखेंगे कि पहला जो प्रपोजल दिया था वो हमारा क्या है, लिमिटेशन है या ड्रॉबैक है जे थॉमसन मॉडल का। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल आया और रदरफोर्ड ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली एटम के स्ट्रक्चर को समझने का ट्राई किया। इनका एक्सपेरिमेंटल बेस्ड प्रपोजल था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, उस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशंस देखा, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कंक्लूजन लिखा, और कंक्लूजन के बाद एटम का मॉडल बताया कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा। इस कारण से इनका एटमिक मॉडल बहुत एक्सटेंड तक सही मिला, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के साथ इन्होंने प्रपोजल्स दिए। अब किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया, क्या एक्सपेरिमेंट किया, तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, तो गोल्ड की फॉइल ली, गोल्ड की पतली सी चादर ले ली, पतली सी क्या ले ली, शीट ले ली, जितना थिनेस्ट शीट बना सकता था उतना थिनेस्ट इसको बनाया। अप्रोक्सीमेटली कितने एटम थे इसमें, तो इसमें 1000 एटम्स थे। ठीक है, और इस पतली सी शीट पे अल्फा पार्टिकल से क्या कर दिया, बम्बार्डमेंट करवाया। अल्फा पार्टिकल क्या है, तो डबली चार्ज डबली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, इस पे दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और इससे क्या करवाया, इस गोल्ड फॉइल के ऊपर में बम्बार्डमेंट कर दिया अल्फा पार्टिकल से। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, तो जब अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया तो इसका कुछ और एक्सपेक्टेशन था। एक्सपेक्टेशन क्या था, तो जैसा कि जे थॉमसन ने बताया था
कि पूरा का पूरा एटम हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज्ड स्फीयर है, तो कहा कि अगर इस पे बम्बार्डमेंट करेंगे, इस पे अल्फा पार्टिकल को थ्रो करेंगे, तो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल क्या कर जाएंगे, बाउंस बैक कर जाएंगे। ऐसा मानना था उसका कि ऐसा ही एक्सपेरिमेंट का ऐसा ही कंक्लूजन मिलेगा, बट ऐसा कंक्लूजन नहीं मिला। पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है उस पे, तो पॉजिटिव चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा पार्टिकल के पास तो रिपेल कर जाएगा, ठीक है, तो बाउंस बैक कर जाना चाहिए था सारा का सारा पार्टिकल। बट जब इसका ऑब्जर्वेशन देखा तो रदरफोर्ड आश्चर्यचकित रह गया, कहा कि जैसा कि जे थॉमसन ने मॉडल दिया है उसका बिल्कुल यहाँ पे कुछ और कॉन्सिक्वेंसेस मिल रहे हैं, कुछ और कंक्लूजन्स मिल रहा है। तो सबसे पहले क्या देखा, क्या ऑब्जर्वेशंस थे इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल से ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या हो गया, पास हो गया, ठीक है। दूसरा क्या देखा, सम अल्फा पार्टिकल्स वर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल बहुत छोटे एंगल से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, एंड वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अपीयर टू रिबाउंड, और बहुत कम अल्फा पार्टिकल इस तरीके से आया और इस तरीके से रिबाउंड कर गए, ठीक है। तो तीन तरीके का कॉन्क्लूजन्स ऑब्जर्वेशंस मिला, कॉन्क्लूजन्स उसके बाद ड्रॉ किए। पहला ऑब्जर्वेशंस क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिना डेविएशंस के आगे की तरफ चले गए, कुछ अल्फा पार्टिकल में क्या है, स्लाइट डेविएशंस आया, और बहुत कम अल्फा पार्टिकल रिबाउंड कर गए, ठीक है। सो समझ में आया। और इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे रदरफोर्ड ने कुछ कॉन्क्लूजन्स ड्रॉ किए। पहला कॉन्क्लूजन्स क्या ड्रॉ किया, तो बोला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, एटम का एम्प्टी है, खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, यहां ध्यान दे दो, ठीक है, खाली है, मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, खाली है। क्यों बोला, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, ताकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, सीधे के सीधे चले गए, सीधे के सीधे क्यों चले गए होंगे, क्योंकि खाली जगह होंगी, ठीक है ना, खाली जगह है तभी तो सीधा का सीधा चला गया, ठीक है। दूसरा क्या बताया, द एटम हैड अ स्मॉल न्यूक्लियस हैविंग पॉजिटिव चार्ज, कहा कि एटम के अंदर में न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस कैसा है, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ऐसा क्यों बोला, बट बोला क्या, स्मॉल न्यूक्लियस है, लार्ज न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, स्मॉल है, बिकॉज द सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज वर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, and the size of nucleus is very small compared to the size of the atom, कहा कि एटम के साइज के कंपैरिजन में हमारा एटम का न्यूक्लियस का साइज क्या है, बहुत बहुत छोटा है, और इस कारण से वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अपीयर टू रिबाउंड एंड मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड द मास ऑफ द एटम इज इन द न्यूक्लियस, ठीक है। अब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, और इन सारे कंक्लूजन के बेसिस पे रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, क्या मॉडल दिया है याद रखना है, हाँ, कहा कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम, एटम के साइज के तुलना में न्यूक्लियस का साइज क्या है, बहुत छोटा है, ऐसा बताया। अगर एटम हमारा इतना बड़ा है तो हमारा न्यूक्लियस क्या है, इतना छोटा है, ठीक है, समझ में आया। तो एटम के साइज के कंपैरिजन में हमारा न्यूक्लियस का साइज क्या है, बहुत छोटा है, ठीक है। अब रदरफोर्ड ने इन सारे कंक्लूजन्स के बेसिस पे अपना मॉडल दिया, बताया कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, ध्यान से सुनना है, याद कर लेना है। पहली बात क्या बताई, एन एटम हैज अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, एटम का न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, एट इट्स सेंटर, कहां पे है न्यूक्लियस, तो सेंटर में है, द एटम हैज पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज इनसाइड द न्यूक्लियस, कहा कि सारा का सारा मास एटम का किधर है, न्यूक्लियस में है, जितना न्यूक्लियस का मास है उतना ही पूरे एटम का भी मास है। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, इन सर्कुलर पाथ, इन सर्कुलर पाथ, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, ताकि इलेक्ट्रॉन
सर्कुलर पाथ पे न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, घूमते हैं, ये भी बताया। और तीसरा क्या बताया, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम, एटम के साइज की तुलना में न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है। पहली बात क्या बताइए, द एटम हैज पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर। ठीक है, उसी के साथ बताया मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज इन द न्यूक्लियस। ठीक है, दूसरा क्या बताया, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ एंड द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। बहुत सिंपल है। पहली बार में बताया कि हमारा जो न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज है और ये सेंटर में है। ठीक है, उसी के साथ साथ ये बताया कि द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज इन द न्यूक्लियस। फिर बताया कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। और फिर बताया उसके साइज के बारे में कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। याद हो जाएगा? ठीक है, बहुत आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। रदरफोर्ड मॉडल जो था एटम का, इसमें एक डिफेक्ट भी है। क्या डिफेक्ट है, तो कहा कि अगर हमारा एटम का न्यूक्लियस ये है, ठीक है, और न्यूक्लियस हमारा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ऐसे करके अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ पे अगर ऐसे करके चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर लगाने के ड्यूरेशन में इसका मोशन कैसा होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। और कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो वो एनर्जी को क्या करेगा, ये रेडिएट करेगा, एनर्जी को रेडिएट कर देगा। और एनर्जी को रेडिएट करने के कारण ये क्या होगा, धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास आना स्टार्ट करेगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसको ये कॉन्टिन्यूसली सेंटर की तरफ तो खींच ही रहा है। तो इसकी एनर्जी अगर कम होगी, अगर इसकी एनर्जी मेंटेन रहती तो ये इसी ऑर्बिट में क्या करता, चक्कर लगाता रहता। बट एनर्जी के लॉस के कारण ये धीरे धीरे क्या होगा, न्यूक्लियस के पास आएगा और फाइनली न्यूक्लियस के अंदर में क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा, जिससे एटम हमारा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। बट हमारा एटम क्या है, एक स्टेबल पार्टिकल है। इसी स्टेबिलिटी के कारण हम लोग कह सकते हैं ये जो रदरफोर्ड मॉडल में ये बताया गया था कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में, ये सर्कुलर पाथ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ये प्रपोजल क्या था, रॉन्ग प्रपोजल। एक बार देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, एनी पार्टिकल इन ए सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन एंड ड्यूरिंग एक्सेलरेशन द चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी, सो द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स would lose energy and fall into the nucleus and the atom would be unstable. We know that atoms are a stable particle. So this is the drawback of Rutherford model. समझ में आ गया? अब इसी को बोर्स ने क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया। ठीक है, बोर्स ने क्या बताया, an atom has positively charged nucleus at its center and most of the mass of the atom is in the nucleus. ये तो एग्जैक्टली रदरफोर्ड मॉडल का ही पार्ट है। ठीक है, फिर बोला द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द स्पेशल ऑर्बिट कॉल्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, स्पेशल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है और इसे स्पेशल ऑर्बिट को क्या कहते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट कहते हैं। These discrete orbits are called cells or energy level and represented by the letter K, L, M, N, etc. and the number 1, 2, 3, 4, etc. ठीक है, while revolving in the discrete orbits, the electrons do not radiate energy. So इस तरीके से बोर्स ने जो कमियां थी, जो डिफेक्ट्स थे रदरफोर्ड मॉडल में, उसको क्या कर दिया, सही कर दिया। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से बोर्स मॉडल को भी आपको याद रखना है। समझ में आ गई बातें? एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। ठीक, चलो अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डिफरेंट सेल। ठीक है, अब डिफरेंट सेल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इसके बारे में बोर एंड बरी ने बताया था। दो साइंटिस्ट लोगों ने मिलके इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया। तो सबसे पहला रूल क्या बताया, सबसे पहला रूल बताया कि किसी भी स्पेसिफिक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, इट इज कैलकुलेटेड बाय
2n स्क्वायर फॉर्मूला। इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसको 2n स्क्वायर फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर वेयर n इज द नंबर ऑफ द सेल 1 2 3 4। इस तरीके से अगर पहले सेल में देखेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन कैन एकोमोडेट, ठीक है। सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 18, फोर्थ में 32, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सो किसी भी ऑर्बिट में कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? तो बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। दूसरा क्या बताया? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिल्ड इन द आउटर मोस्ट सेल इज 8। किसी भी एटम के सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? 8 होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कैनॉट बी फिल्ड इन द सेल अनलेस द इनर सेल आर फिल्ड। इलेक्ट्रॉन किसी भी स्पेसिफिक सेल में तब तक नहीं जाएगा जब तक कि अंदर वाला सेल फिल नहीं हो जाए। इलेक्ट्रॉन्स कैनॉट बी फिल्ड इन अ सेल अनलेस द इनर सेल्स आर फिल्ड। समझ में आ गई बात है? याद रहेगी, ठीक है। सारे बच्चों का साइंस में रिजल्ट इंप्रूव होना चाहिए किसी भी हालात में, और मैथ्स में भी। अब इस तरीके से अगर इस तीनों रूल्स को आप याद रखो तो किसी भी 1 से लेके 18 तक, अभी मैं बता रहा हूं 1 से लेके 18 तक के इलेक्ट्रॉन यानी कि एटम के इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आप आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है। अगर ये सारे लॉ आपको याद है 1 से लेके 18 तक, ठीक है। तो यहाँ पे सारा जो एटम है 1 से लेके 18 तक उनका एटॉमिक नंबर दे रखा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे रखा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशंस है, और इधर वैलेंसी है जिसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आई बात? इसी तरीके से आप इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को ऑर्बिट में भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप हाइड्रोजन से लेके आर्गन तक के एटम का स्ट्रक्चर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी क्या है? तो वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी। कैसी कैपेसिटी है? तो ये कंबाइनिंग कैपेसिटी है। अब कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है? तो इलेक्ट्रॉन हर एक एटम अपने आप को क्या करना चाहता है? स्टेबल करना चाहता है। और हर एक एटम कैसे स्टेबल होगा? तो कुछ एटम के स्ट्रक्चर को देखते हुए, कुछ एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा जो स्टेबल थे, जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करते थे। जैसे कि हीलियम को देखा, जैसा कि आर्गन को स्टडी किया, जैसे कि नियोन के बारे में स्टडी किया। ये सारे गैस के जो एटम होते हैं ये केमिकली क्या है? इनएक्टिव है, ये स्टेबल है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 है, आर्गन का 2 8 8 है, नियोन का क्या है? 2 8 है। तो कहा कि हर एक एटम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, क्योंकि हर एक एटम कैसा बनना चाहता है? तो स्टेबल बनना चाहता है। वो चाहता है कि ऐसे बन जाए जैसा कि उसका क्या है? उसका नियरेस्ट इनर्ट गैस है। तो इसी चक्कर में हर एक एलिमेंट का एटम क्या करता है? या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, या इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। क्यों करता है? अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, या अपने आप को के अपने डुप्लेट को पूरा करने के लिए। या तो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, या 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। और इसी चक्कर में वो क्या करता है? दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ बॉन्डिंग भी क्रिएट कर लेता है, ठीक है। तो जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम लूज करेगा या गेन करेगा या शेयर करेगा, वही उसकी क्या कहलाएगी? कंबाइनिंग कैपेबिलिटी कहलाएगी, या वही उसकी वैलेंसी है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो डिस्कशंस है जो अभी मैंने आपको बताया है, यही पूरा का पूरा डिस्कशंस यहाँ पे है, ठीक है। समझ में आ गई बातें? अब आगे बढ़ सकते हैं। हाँ पूछिए। हाँ बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है आप बताओ? तो 2,6 है।
अब क्या है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, हाँ 2 गेन करना चाहेगा, बट ये जो दोनों ऑक्सीजन का एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 ही है, ठीक है। ये तो 2 इसको देगा नहीं, क्यों नहीं देगा 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये अनस्टेबल रह जाएगा इसको देने के बाद, तो ऐसा वो करना नहीं चाहेगा। तो ये दोनों ही एटम अगर आपस में बॉन्डिंग क्रिएट करना चाहते हैं और या आपस में स्टेबिलिटी को ढूंढ रहे हैं तो कैसे स्टेबल होंगे, तो ये दोनों ही अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। कितने कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो इसके पास अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रह गया, 4, जो कि अनशेयर है, 2 तो शेयरिंग में लगाया और इसके पास भी 2 रह गया। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये कॉमन जोन है, ठीक है, कॉमन एरिया है जहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे कितना अब इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, ये 4 शेयर और 4 इसका अपना, 8 हो गया, और इसका भी 4 अपना था और 4 शेयरिंग वाला। तो इस तरीके से दोनों का क्या हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, क्योंकि शेयर्ड जोन में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, जितने भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे दोनों ही एटम का क्या है, राइट है। इस तरीके के से बहुत सारे एटम है जो शेयरिंग के थ्रू अपने आप को क्या करते हैं, स्टेबल करते हैं, और इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन भी होता है। जिनकी वैलेंसी 4 होते हैं वो शेयरिंग करते हैं, जनरली शेयरिंग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब है एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर क्या है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। मास नंबर क्या है, तो मास नंबर है सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड मास नंबर। मास नंबर इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स का मतलब ही है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हाँ सबको उसको कलेक्टिवली हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे सिचुएटेड है, तो न्यूक्लियस में ही सिचुएटेड है। और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात है। सो हमारा एटॉमिक नंबर क्या है, तो इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। मास नंबर क्या है, तो इट इज सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन and number of neutron is called mass number. Mass number is always represented by A and atomic number is represented by capital Z, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का अगर सिंबल लिखना है तो ऊपर में मास नंबर, नीचे में एटॉमिक नंबर और यहाँ पे सिंबल, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप पीरियोडिक टेबल में अगर देखोगे, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एटम का रिप्रेजेंटेशन है, एलिमेंट के एटम का रिप्रेजेंटेशन है, वो इसी तरीके से आपको मिलने वाला, ठीक है, समझ में आई बात। अब है हमारा आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या है, तो आइसोटॉप्स सेम ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं, ठीक है। आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ऐसे एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम जिनका मास नंबर क्या है, अलग अलग है, बट एटॉमिक नंबर सेम है, उनको हम लोग आइसोटॉप्स कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो सबका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, बट मास नंबर यहाँ पे क्या है, अलग अलग है, 1 2 3। इसी तरीके से कार्बन के भी 2 आइसोटॉप्स होते हैं, इन दोनों आइसोटॉप्स में देखेंगे एटॉमिक नंबर सेम है और इनका मास नंबर क्या है, अलग अलग है। इसी तरीके से क्लोरीन के भी 2 आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अब किसी भी इस तरीके का कोई भी आइसोटॉपिक एलिमेंट है, ठीक है, जिसके डिफरेंट टाइप के एटम एग्जिस्ट करते हैं, तो हमेशा अब हम लोग उस एटम का, अगर किसी भी कार्बन के एटम का अगर मैं मास पूछूं या क्लोरीन के एटम का मास पूछूं, ठीक है, तो एग्जैक्टली हम लोग मास में क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं इन दोनों एटम का। हम लोग क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं आइसोटॉप्स के केस में। हाँ, आइसोबार में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। सेम एलिमेंट, मान लो कि एक एलिमेंट है जिसके सारे के सारे एटम्स क्या है, आइडेंटिकल है, तो एक एटम का जितना मास होगा वही उसका एटॉमिक मास को बता देगा, ठीक है। बट मैं कार्बन के एटम की बात करूं तो एक का C14 है, एक का C12 है, तो मैं कार्बन का एटम
का मास पूछूं तो आप किस एटम का मास पूछ रहा हूं ये तो बता नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि कार्बन एटम का मास क्या है, तो हम लोग एवरेज ले लेंगे दोनों एटम के मास का, ठीक है। इसी तरीके से क्लोरीन के एटम का अगर मास निकालना है तो चूंकि दो तरीके के इसके एटम एग्जिस्ट करते हैं, तो इन दोनों एटम के मास का हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा, तब आप क्लोरीन के एटम का मास बता पाओगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब है आइसोबार के बारे में। तो आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, ठीक है। मास नंबर इसका क्या होगा, सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो आइसोबार क्या है, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, बट मास नंबर सेम है। एग्जांपल में आप कैल्शियम और आर्गन ले सकते हैं। कैल्शियम और आर्गन का क्या है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, आर्गन का 18 है, पर दोनों का मास नंबर क्या है, 40 है। इसी तरीके से आप आयरन और निकल का भी एग्जांपल ले सकते हैं। आयरन और निकल का आप देखेंगे एटॉमिक नंबर आयरन का 26 है, निकल का 27 है, बट आयरन और निकल का मास नंबर क्या है, दोनों का 58 है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। तो इस तरीके से इस चैप्टर का पूरा एक बार रिवीजन हम लोगों ने कर लिया है, और इसके क्वेश्चन आंसर्स अब हम लोग करेंगे थोड़ा, ठीक है। फिर देखते हैं कि इसका एक टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे, और फिर देखेंगे कि आप लोगों की तैयारी कैसी है, ठीक है।